Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are going to start our subject which is physics और ICSE 9th का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है और पहला चैप्टर से स्टार्ट ना करके सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि पहला चैप्टर मेजरमेंट से रिलेटेड बात, फर्स्ट वाला पार्ट बहुत आसान है, वो पढ़ने से भी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है। लेकिन फिर जो वर्नियर कैलिपर वाला जो पार्ट है आपका, वो पार्ट में थोड़ा है क्या कि फिजिकल अपीयरेंस जब सामने होता है तो वहां पर उसको क्लियर होता है समझा पाना। तो खैर वो भी अगर मान लीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, क्लासेस आप लोग आने लगेंगे तो वहां पर समझाना और आसान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर बाद में उस वाले टॉपिक को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, द टुडेज टॉपिक इज मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है ना। और ये कॉन्साइज से लेकर ही चल रहे हैं हम लोग, और मैक्सिमम स्कूल में यही बुक फॉलो हो रहा है, साइंस का भी, और बहुत अच्छी बुक भी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था हमारा, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें कुछ वर्क जो बहुत लोग नहीं दिए वो दे दीजिए, और कुछ ये बताना था जैसे कि उसका कुछ पार्ट आपको बार बार बोल रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमारा वो पार्ट, और जो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, जो वीडियोस में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके उसको देख लीजिए, ताकि जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस को वर्ड इक्वेशंस में ट्रांसलेट करके लिखना, बैलेंसिंग करना, वो सारा चीज आप वहां से सीख के अपने वर्क को सबमिट कीजिए जो आपके बुक में दिया हुआ है, ताकि तब समझ में आ जाएगा आप उस चीज को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और फिर वही बात, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसी तरह से इस सब्जेक्ट को भी पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि क्लास 9th का जो फिजिक्स है, अब आप लोगों का जो क्लास 8 से था उससे लेवल काफी ऊपर हो चुका है, और न्यूमेरिकल सेक्शंस बहुत है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आता है जो फिजिक्स, तो बहुत स्टूडेंट को पता नहीं क्यों फिजिक्स ऐसे ही टिपिकल लगता है, उसमें अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो वो और टिपिकल लगता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखे पूछते हैं कि सर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का होता है, कोई आपको आइडिया होगा क्या सर? अगर उनको लगता है कि अरे 5 से 6 मार्क्स से 7 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल आ रहा है तो चलो ठीक है 7 मार्क्स है ना, जाने दो, नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। तो ऐसा बात नहीं है, और आप इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिए। जो क्लास 9th में अभी, आप एक चीज ध्यान में रखिए कि नेक्स्ट ईयर आप लोग 10th का एग्जाम देंगे, मतलब 10th में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपना जो माइंड सेटअप है उसको 10th लेवल तक बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल तो 10th में भी होगा, तो इससे तो भागना नहीं है। जो चीज आपको आगे आएगा ही, उसको जितना जल्दी आप सीख लें उतना अच्छा है। तो न्यूमेरिकल के लिए सारे अच्छे से सारा टेक्निक्स आपको बताएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट बस इतना है कि न्यूमेरिकल यानी जो क्वेश्चंस जो होगा, जो आपका फिजिक्स का जो कैलकुलेटिव पार्ट जो होगा, जो आपको सॉल्व करना होगा, उसके लिए आपको थ्योरी अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो थ्योरी और कंसेप्ट अगर अच्छा होगा तो जाकर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए फिजिक्स में जितना भी चीज आप पढ़ेंगे ना, जो भी चीज होता है वो जनरली आपके यूनिवर्स में जो भी चीज हो रहा है उसका बेसिक काउज जो है वो फिजिक्स बताता है। जितना भी चीज आपके नेचर में हो रहा है उसके पीछे का जो रीजन है वो फिजिक्स बताता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर मेजरमेंट था, उसका सेकेंड चैप्टर हमारा मोशन इन वन डायमेंशन है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि मोशन है, यानी कि आपका कंप्लीट फोकस इस चैप्टर में मोशन के बारे में होगा कि क्या है मोशन, और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड टर्म्स और जितना भी चीज है वो होगा। तो मोशन इन वन डायमेंशन में आप यहाँ पर देखिए, वन डायमेंशन जो ये वर्ड दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर इतना टॉपिक आज सोचे डील करेंगे। तो वन डायमेंशनल मोशन ये यहाँ पर हम लोग सीख लेंगे, है ना, कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो अभी क्या करते हैं कि चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और कोशिश है कि आज के लेक्चर में इतना टॉपिक कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा याद रखिए, अब जो आपका क्लास होगा
तो इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो आप पढ़कर आइए, है ना, पढ़कर रहिए और तब जाके लेक्चर्स को सुनिए। तो देखिए आपको बहुत फायदा लगेगा, जहां डाउट हुआ होगा वो आपका लेक्चर्स के ड्यूरेशन में ही क्लियर हो जाएगा और जो आपको आता होगा वो रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए पढ़कर आएंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो अभी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तो इससे भी पहले हम लोग आ जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहले इसे समझना है। ठीक है, आपके बुक में सारा चीज है दिया हुआ, समझा रहे हैं यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे ना, फिजिकल क्वांटिटी के कहा जो भी डेफिनेशन जो आपके बुक में होगा उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर नोट्स बना लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं, हाँ, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं माप सकते हैं, उसका वैल्यू आप पता कर सकते हैं। तो वैसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कि अगर मास कैलकुलेट करते हैं तो आप बोलते हैं 5 kg, 6 kg, 8 kg। तो आप इसको मेजर कर रहे हैं ना, तो मास एक क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना। जैसे टेम्परेचर है, बताते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, मेजर कर ले रहे हैं ना, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी देखिए फिजिकल क्वांटिटीज तो समझ में आ गया। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो अभी फिजिकल क्वांटिटी फिर दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है, तो स्केलर और वेक्टर, दो तरह का क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अभी आते हैं इस वाले टॉपिक पर। तो स्केलर में पहले आ जाते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी है ये, इतना तो क्लियर है। ये ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं दोज क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, या इसको वैल्यू भी बोल सकते हैं, वैल्यू, दोज क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट the direction is known as scalar quantity। ये आपके बुक में है दिया हुआ, आपके बुक में जो डेफिनेशन आप वो भी याद कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मेन बात है समझ लीजिए, उसके बाद जो डेफिनेशन आपको जहां से लिखना है उसको आप लिख दीजिए। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात क्या आया कि एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ वैल्यू होता है, उसके पास क्या नहीं होता है, तो डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अभी एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। डायरेक्शन तो क्लियर है, लेकिन मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है वो यहां पर बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे आ जाए, जैसे अगर वेट का बात करें या मास का बात करें, तो आप बोलते हैं कितना मास है, तो 5 kg, 10 kg, 15 kg, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना। तो ये देखिए यहां पर जो ये 5, 10, 15 ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, यही मैग्नीट्यूड है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 5, 10, 15, 16, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसी को वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी को जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू और उसके साथ यूनिट भी होता है। क्योंकि जब तक आप यूनिट नहीं बताएंगे तो आपको अनुमान नहीं लग पाएगा कि वो पहली बात किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बोला जा रहा है, और दूसरा आपको एक अंदाज नहीं लगेगा कि कितना है। जैसे आप बोलेंगे मास कितना है 5, बोलेंगे मास कितना है 15, कुछ नहीं समझ। जब बोलेंगे 5 kg एंड 15 kg तब आपको समझ में आ रहा अच्छा।
तो यूनिट का काम यहाँ पर ही आता है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में था आपका। तो अभी यहाँ पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वैल्यू और यूनिट के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। अब देखिए, आप कभी ये बोले क्या कि मास जो है वो 5 kg टुवर्ड्स ईस्ट है, 5 kg आलू जो है वो नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ क्या 10 किलो हो जाता है, 12 किलो हो जाता है। तो बात क्या है कि इन सब चीजों के लिए डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। और भी एग्जांपल है, मास ही नहीं और भी ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, जैसे स्पीड का बात आता है। तो स्पीड में आप बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर से साइकिल चल रहा है, पॉसिबल है क्या? तो स्पीड में भी क्या होता है कि वैल्यू देते हैं 30, 45, 60, 65 इस तरह से। और भी ऐसा है जिसको कि डायरेक्शन से मतलब नहीं है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है ना, डिस्टेंस है। तो बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ वैल्यू से मतलब है। तो आपका एक वर्क यहाँ पर ये कि एक तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल जितना भी आपकी बुक में दिया हुआ है स्केलर क्वांटिटी का, उसको एक जगह पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो गया है यहाँ से। अभी हम लोग आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में बस क्या हो जाएगा कि वहां पर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में क्या हो जाएगा ना, उसका डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो चलिए यहां पर इसको रब करना पड़ेगा अच्छे से। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में आप ये बात बोल सकते हैं, दोज quantity having both magnitude as well as direction, ठीक है। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब भी बोलते हैं ना, तो सिर्फ अगर आप 5 मीटर बोलेंगे तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट इनकम्प्लीट है, क्योंकि वैल्यू तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है, साथ ही साथ इसको डायरेक्शन भी होता है। तो आपको ये बात जब आप लिखेंगे टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे, तो अब डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन पूरा हो गया। तो आप यहां से देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो द क्वांटिटी हैविंग दीज two thing is present, that is magnitude as well as direction, then the quantity itself is known as what, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अभी इसको ना देखिए, जैसे स्केलर क्वांटिटी था ना, तो स्केलर क्वांटिटी में जैसे मान लीजिए कि मास है, तो उसके लिए आप सिंपल m से इसको डिनोट करते थे, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को। अभी जैसे वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे एरो दे दिया जाता है। ये एरो देने से ये समझ में आ जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके लिए फिर ये क्या है, डायरेक्शन को सिंबलाइज कर रहा है। अब जैसे फोर्स भी है, एग्जांपल भी हो रहा है, देखिए फोर्स, इसको वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो फोर्स के ऊपर इस तरह से दे देते हैं। अंडरस्टूड है, इसीलिए हर जगह नहीं लिखते हैं, एफ से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर भी अंडरस्टूड होगा कि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन भी होता है, लेकिन कई बार डिस्प्लेसमेंट को लिखने के टाइम बार बार डायरेक्शन को नहीं देते हैं, क्योंकि वो बात अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब एक चीज और, वेक्टर क्वांटिटी जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उनका वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, और आगे बताएंगे जीरो भी हो सकता है। ये तीनों ही हो सकता है वेक्टर में।
लेकिन स्केलर का अगर हम लोग बात करते हैं स्केलर का, तो स्केलर जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में आप देख लीजिए डिफरेंस भी निकल पा रहा है ना। निगेटिव कैसे होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल सा बात है, अपोजिट डायरेक्शन में जब आ जाता है तो निगेटिव हो जाता है। मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में कोई चीज हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाता है। जीरो का भी कंडीशन आप लोगों को समझाएंगे। तो आपको और क्या करना है, इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी लिखकर अब इसका जितना भी एग्जांपल होगा आपके बुक में आप उसको एक जगह इस तरह से करके लिख लीजिएगा। तो यहां से ये वाला टॉपिक हमारा होता है खत्म। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हो गया कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट टर्न किसका आ गया, रेस्ट और मोशन के बारे में, तो उस पर थोड़ा डिस्कशन करना होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा तो बाद में बताएंगे, फिर डिस्कस हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए आते नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेस्ट और मोशन। रेस्ट का मतलब जानते होंगे आप लोग, जो रुका हुआ है, ठीक है, बोलते भी हमें कि थोड़ा सा रेस्ट करना है, आराम करना है, रुकना है। तो रेस्ट का मतलब रुका हुआ चीज, मोशन का मतलब जो मूव कर रहा हो। तो अभी अगर आप फिजिक्स के लैंग्वेज में समझना चाहते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है, तो उसको समझ लेंगे। अभी थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं। रेस्ट का एक नाम और है, वो है स्टेशनरी। ठीक है, स्पेलिंग में फर्क होता है। वो स्टेशनरी जो जहां आपका पेंसिल और ये सब चीज मिलता है, इरेजर सब, वो स्टेशनरी, और ये स्टेशनरी में स्पेलिंग का थोड़ा अंतर है। और यहाँ पर ये बताना चाहे कि रेस्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, रेस्ट ऑब्जेक्ट को। तो समझते हैं कि ये रेस्ट का मतलब और मोशन का मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या हो जा रहा है। अभी सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी चीज कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप ऐसे ही सिंपल सा चीज आपसे पूछें कि आप अभी तक अपने डे टू डे लाइफ में अगर रेस्ट और मोशन को समझाना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि सर वो ट्री सर देख रहे हैं कि वो मूव नहीं कर रहा है, जहां है वो वही है, तो आप बोलते हैं कि सर वो तो रेस्ट में है। चलिए यहाँ पर आपका बात मान लिए। फिर आप देखे क्या कि बस को जाते हुए देखे, तो आप बोले सर ये तो भाग रहा है, तो ये मोशन में है। चलिए ठीक है, आपका ये बात भी मान लिए। अब क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, अभी आप उसी बस के अंदर हैं, जिस बस को आप देखे कि जा रहा है, उसी बस के अंदर आप हैं, और अब आप उसी ट्री को देखिए, तो अभी आपको लगेगा क्या कि आप तो खुद लगेगा आपको खुद में कि आप रेस्ट में हैं, और बाहर वाला जो ट्री है वो लगेगा कि वो अपने जगह से जो है पीछे ज्यादा जा रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो अब लगने लगेगा कि अरे खुद जो बस में है आपको खुद लगेगा आप रेस्ट में, आपके साथ जो पैसेंजर्स है वो आपको लगेंगे रेस्ट में, लेकिन बाहर का वही ट्री अब आपको मोशन में दिखने लग रहा है, और वही बस जो बाहर से आपको मोशन में लग रहा था अभी बस के अंदर आपको वो रेस्ट में लग रहा है। ठीक है, तो ये बात तो फर्क तो समझ में आ रहा होगा। तो यानी ये देखिए, रेस्ट और मोशन को बताने के लिए एक इंटरमीडिएट सराउंडिंग का बहुत जरूरी है, और एक रेफरेंस फ्रेम, किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं कि वो चीज रुका हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं कि वो चीज मोशन में है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस चीज को समझते हैं। जैसे आप देखिए आपके यूनिवर्स में या आपका ये जो अर्थ है, अर्थ में जितना भी चीज है, जितना भी चीज रखा हुआ है, वो सभी मोशन में है, क्योंकि अर्थ खुद मूव कर रहा है, अर्थ खुद अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। तो अर्थ के अंदर जितना भी चीज है वो भी तो रेस्ट में होगा नहीं, वो भी मूव कर रहा होगा, है ना। तो अभी कुछ चीज जैसे देखिए जिसको आप देख नहीं पाते उसको भी आप बता सकते हैं कि हाँ वो मोशन में है। जैसे कि एयर नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो अगर ट्री के लीव्स को अगर वो ब्लो कर रहा है तो आप उससे बता पाते हैं कि एयर भी जो है वो मोशन में है ना। तो अभी समझते हैं अब रेस्ट और मोशन को डेफिनेशन वाइज, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी बात करते हैं सबसे पहले रेस्ट के बारे में, तो रेस्ट के बारे में एकदम सिंपल वे में जाएं
if any body do not changes its position with respect to its immediate सराउंडिंग, या ठीक है एक वर्ड अगर वो डाल दें तो और अच्छा है, और विथ रेस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेस्ट ऑब्जेक्ट। बताएंगे इसका मतलब क्या है। अभी देखिए रेस्ट को डिफाइन ऐसे किया गया कि ऐसा बॉडी जो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा हो, डू नॉट चेंजेस। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन नहीं बदल रहा हो, अपने इमीडिएट सराउंडिंग, उसके अगल बगल जो भी चीज है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो वो किस में कहलाएगा कि वो चीज रेस्ट में है। या किसी रुके हुए चीज के भी रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं कि वो रुका हुआ है, तो वो चीज आपका रेस्ट में है। अभी जैसे मुझे देख लीजिए, ये चीज रुका हुआ है, मेरा इमीडिएट सराउंडिंग। अभी इसके रिस्पेक्ट में अगर अपने आप को देखते हैं तो मैं भी रुका हुआ हूं इसके रिस्पेक्ट में, तो रेस्ट में हो गया ना। लेकिन अभी अगर ये मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, है ना। अभी अगर आप देखें तो इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है, तो अभी रेस्ट में हम नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप देखिए इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है, रुके हुए हैं, तो रेस्ट में है। सेम इसी तरह से आपको ये काम करना है। तो इसीलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो चीज आप देखें कि वो रुका है, तो वो जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में रुका हुआ होगा। डिपेंड करता है कि आप उसको किसके रिस्पेक्ट में, किस रेफरेंस फ्रेम के अंदर से आप उसको देख रहे हैं। रेफरेंस फ्रेम अगर समझना, थोड़ा सा चीज आपको समझाते हैं। रेफरेंस फ्रेम, जब आप किसी भी चीज को, मूविंग बस को आप देख रहे थे, बाहर से रोड पर आप खड़े थे, तो उस वक्त आपका रेफरेंस फ्रेम बाहर का ओपन सराउंडिंग था आपका रेफरेंस फ्रेम। लेकिन जब आप उस मूविंग बस के अंदर चले गए, तब आपका रेफरेंस फ्रेम वो बस के अंदर का सरफेस हो गया, बस के अंदर का रीजन हो गया, वो रेफरेंस फ्रेम हो गया। तो ये होता है रेफरेंस फ्रेम, है ना। तो ये होता है कि रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखने से कैसी चीज जो है वो अपना स्टेट जो है वो अलग अलग हो जा रहा है, रेस्ट अलग हो जा रहा है, कभी मोशन हो जा रहा है। तो ये हुआ रेस्ट के बारे में बात। और इसका एग्जाम्पल अगर आपके बुक में है, आप डिफिनेशन लिखिए, आपके बुक में जो दिया वो वही दीजिए, सिंपल सा डिफिनेशन लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल से आप उसको समझाने का कोशिश कीजिए, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये तो रेस्ट हो गया। अब जब इसी में समझ लेते हैं, अगर यहां पर मोशन का बात करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को तब बोलेंगे कि वो मोशन में है, इफ एनी बॉडी, डू नॉट को हटा देते हैं, चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, या फिर किसी रुके हुए चीज के रिस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो बोलेंगे कि वो चीज क्या है, मोशन में है। अभी जैसे देखिए, अर्थ के अंदर ही है, ये आपका रेफरेंस फ्रेम है, तो आपको नहीं लग रहा है कि अर्थ मूव कर रहा है। लेकिन अगर दूसरे प्लैनेट पर चले जाते हैं, तो वहां से दिख रहा है क्या, अर्थ मूव हो रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो बदल गया ना रेफरेंस फ्रेम। तो किसी रुके हुए चीज के रिस्पेक्ट में अगर वो बदल रहा है, तो आप बोल देंगे कि वो चीज क्या है, मोशन में है। क्लियर, अरे बात समझ में ना। तो ये मोशन हो गया। एग्जाम्पल आपके बुक में है, आप एग्जाम्पल उसको लिख सकते हैं। तो यहां से ये वाला टॉपिक हमारा होता है कवर। ठीक है, फिर आते हैं वन डायमेंशन। बहुत आसान है वन डायमेंशन, उसका तुरंत आ जाएंगे हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर।
तो वन डायमेंशनल मोशन को लीनियर मोशन भी कहा जाता है, या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम है ये एक डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। यहां एक्सिस का अब बात आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका बात आएगा। तो अगर सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है कोई चीज, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, किसी एक ही एक्सिस के अलॉन्ग अगर मूव करता है कोई चीज, तो उसको वन डायमेंशनल बोलते हैं। अभी अगर कोई टू डायमेंशनल में अगर मूव कर रहा है, तो इसको मान लीजिए अगर वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई चीज मूव कर रहा है, यानी अगर कोई भी चीज कर्व में अगर होता है, तो वो टू डायमेंशनल का होता है। तो हमारा चैप्टर में तो ये लिखा हुआ है वन डायमेंशनल का बात, तो हम लोगों को सिर्फ वन डायमेंशनल वाले ही मोशन का स्टडी करना है, टू डायमेंशनल का स्टडी नहीं करना है। तो बहुत आसान हो गया इस कारण से। तो सिंपल सा चीज समझिए, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब ये होता है, इफ अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ, सीधा अगर जा रहा है कोई बॉडी, सीधा रास्ते में अगर कोई बॉडी जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में अगर जा रहा है, तो वैसे मोशन को लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अ कार मूविंग इन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है, कोई भी चीज, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कुछ भी चीज अगर सीधा जा रहा है, ठीक है, साइडवेज नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, सीधा अगर जाएगा तो उसको लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। बस इतना सा बात है। ठीक है, तो यहां से ये वाला पार्ट भी हमारा कवर होता है। ठीक, लास्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको समझाते हैं। करते क्या है कि एक कॉलम यहां पर बना देते हैं, डिस्टेंस का अलग कर देते हैं और डिस्प्लेसमेंट का अलग कर देते हैं। कॉलम बनाकर फिर जितना भी पॉइंट आएगा उसको समझाते जाएंगे, तो दोनों का पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ताकि बहुत जल्दी में ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्लाइड को कर देते हैं चेंज, और जो वो दोनों का डिफरेंस है वो कॉलम में वो लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक डिफरेंस है यहाँ पर। तो अभी बहुत सारा पॉइंट आएगा यहाँ पर इनके डिफरेंस के बारे में, लेकिन अभी आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है वो सिर्फ समझेंगे। एसआई यूनिट जो आएगा वो देख लेंगे, उसके बाद आज का क्लास को ओवर करेंगे। तो समझते पहले यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आपका जो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसका स्टडी आ चुका कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सारा चीज आपको अब जानना है। और उसका एसआई यूनिट क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, ग्राफ आएगा, तो वो वाला पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहला जो हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टडी करना है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस और होता क्या है ये आपको बताना है। अगर आपसे पूछेंगे डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, तो सिंपल सा आंसर आता है सर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये एग्जाम्पल हो रहा है। अगर डिफाइन करना है कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो उसके लिए आप ये देखिए यहाँ पर, और ये सब बेसिक सब चीजें भी आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव, बोलता क्या है कि वो पूरा का पूरा जो आपका पाथ, जिस रास्ते से आप गए हैं या जो भी रास्ता है, उस पूरे पाथ का जो लेंथ होता है, पूरा लेंथ जो होता है जहां से जहां तक बॉडी गया है, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। अगर इसको समझना है तो यहाँ एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि ये ए बॉडी है, ये ए बॉडी यहां से ऐसे चला, चलते 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 ये यहाँ बी तक पहुंच गया। ठीक है, अभी मान लीजिए आप निकले अपने घर से, ऐसे चलते चलते आप गाइडेंस पहुंच गए। ठीक है, बी पॉइंट गाइडेंस है। अभी कितना डिस्टेंस आप कवर किए, तो जो ये आपका पाथ है, जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते का जो लेंथ होगा, इसी लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई थ्रेड है, रस्सी है, अगर आप यहां से इस तरह से इस रस्सी को ऐसे टर्न करते हुए इस तरह से ऐसे करके लाए और इसको सीधा कर दीजिए,
इसका लेंथ जितना होगा मेजर कर लीजिए स्केल से, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्लियर है, डिस्टेंस आपके रास्ता का टोटल लेंथ, या कोई भी बॉडी जो रास्ते पे चलता है उसके पूरे रास्ता का जो लेंथ होता है, टोटल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। हो गया क्लियर, डिस्टेंस। अभी पहले इसके बारे में और बात डिस्कस कर लेते हैं। अब चूंकि ये लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट आपको पता है क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है, इसको एम से। सीजीएस यूनिट भी होता है, सीजीएस यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर, सीएम में लिखते हैं। ठीक है, ठीक। अभी इसको ना एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस को जो एक लीटर है, जिस लीटर से इसको सिंबलाइज करते हैं वो एस से है। ठीक है, एस से, डी से भी कर देते हैं कहीं कहीं, एस से भी इसको सिंबलाइज करते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस, मान लीजिए आपको लिखा गया 10 मीटर। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में तो कोई भी बात नहीं कहा गया, सिर्फ इसके पास वैल्यू है। तो इससे ये बात पता चला कि डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी। अभी आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अभी समझना है इसमें इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या होता है। इनिशियल जहां से शुरू किए हैं आप, शुरुआत जहां से किए हैं, तो मान लीजिए यहां से शुरू किए हैं तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, और जहां खत्म किए हैं वो है फाइनल पोजीशन। अभी देखिए सेम वही कर्व पाथ यहां लाए हैं, लेकिन क्या डिफरेंस आया यहां पर, बोलता है क्या, आपका जहां से शुरुआत किए हैं और जहां अंत किए हैं उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जो होगा, सबसे नजदीक जो दूरी होगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर आप ये वाला ऐसे ऐसे गए, इधर से घूम के गए, इधर से गए, तो ये जो पूरा हो गया ये तो डिस्टेंस हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया। आप मान लीजिए गाइडेंस आ रहे हैं, इधर से गली से उधर से गली से घूमते हुए वहां पहुंचे, और एक ऐसे डायगनली है पहुंचने का एकदम सीधा गाइडेंस, तो आप सीधा जो पहुंच गए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेकर, अगर होगा तो, नहीं है, अगर हुआ तो इस तरह से क्या हुआ कि वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उसी तरह से यहां पर आप देख लीजिए कि इस यहां से वहां तक पहुंचा गया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो इसका सबसे नजदीक दूरी जो इन दोनों के पॉइंट के बीच का है वो यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट पाथ, ये जो पाथ है यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस आप देख रहे हैं ए से बी तक, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो है ये हमारा क्या आ रहा है, इसी को बोल दिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। एक और अगर आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पर समझना है तो ये देखिए, मान लीजिए ये ए बी सी, कोई यहां से गया, ए से बी गया, बी से सी गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। ठीक, अभी अगर हम आपसे पूछेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ए से सी तक गया तो 3 + 4, टोटल बोले 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो ये देखिए, फिर यहां से ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इनिशियल, और ये जहां फाइनली पहुंचा वो क्या हो गया, फाइनल। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगा वो इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस उस पूरे जर्नी का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अभी ये भी लेंथ ही है, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। सीजीएस यूनिट में अगर जाते हैं तो सेंटीमीटर ही होगा। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब भी बोला जाता है, इसको भी एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब ऐसा करते हैं, ऐसा डिनोट करने का मतलब क्या हो गया, कौन सा क्वांटिटी हो गया,
वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब जब भी बोला जाता है इसको तो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई किया जाता है। तो यहां से ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट सेम है, डेफिनेशन अलग है, और भी डिफरेंस है, डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, यहीं तक रखेंगे। तो ये सारा बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ वैसा बात नहीं है। फिर भी अगर डाउट है तो बताइएगा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कल के क्लास में जो नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे, क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फिर ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एसआई यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा चीज डिस्कस होगा। पढ़कर आइए सारा चीज, नेक्स्ट क्लास में सारा चीज आप पढ़कर लेक्चर को सुनिएगा, काफी फायदा होगा। तो अभी आपका होमवर्क क्या कि जो भी चीज है उसका एक नोट्स बना लीजिए या बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, और जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है ना, होमवर्क ध्यान से सुनिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच डिफरेंस कॉलम बना के लिखिए, उसके नीचे जो भी पॉसिबल एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अगर कॉपी में नोट्स बना लेते हैं आज के लेक्चर का तो वो और अच्छा है, नहीं तो बुक में आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जितना पढ़ा है उसको बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत होता है बताइए, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट पहले होगा तब लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, और केमिस्ट्री का होमवर्क भी अब आप लोग सबमिट कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।